हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, आज अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हमारा जो 2023 का जो एग्ज़ाम है कि उसको किस तरीके से हम अप्रोच करें, किस तरीके से हम जो पढ़ाई है उसको किस तरीके से करें कि जिस तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम है उसको हम क्लियर कर सकें। और क्लियर ही ना कर सकें फ्रेंड्स, हम क्लियर करें तो इतने अच्छे मार्जिन के साथ में करें, ऐसे डिलेमा में ना हो ड्यूरिंग द प्रीलिम्स कि हमारा जो जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ के आसपास हैं। तो इस तरीके से ना हो कि जो क्वालिटी समय मिलता है प्रीलिम्स के बाद में, जैसे आपने इस साल देखा होगा कि जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था वो 5 जून को था। 5 जून के बाद में अगर हम बात करें कि जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद में जो रिज़ल्ट आता है वो 20 डेज़ के बाद में आता है, अराउंड 20 डेज़, जो प्रेजेंट समय में जो 20 डेज़ के बाद में रिज़ल्ट आता है। तो इन 20 दिन के अंदर में हमारे पास इस तरीके से ना होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम कम से कम कट ऑफ से 10 नंबर या 15 नंबर अबाव अगर स्कोर करते हैं तो उसको किस तरीके से करें, किस तरीके से हम अचीव करें कि हमारा जो मार्क्स हैं वो जो ज़्यादा निकल के आएँ, और हम किस तरीके से रिवीजन करना है और अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से यहाँ पे कैरी ऑन करना है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है फ्रेंड्स। किसी भी अगर हम बात करें, वोर की बात करें, एग्ज़ाम की बात करें, तो जो स्ट्रेटजी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है फ्रेंड्स। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ की है, आप अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। आपको जिस तरीके से प्रिपरेशन करना है, जिस तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन में अगर रिजल्ट मिल रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटजी को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रेटजी है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप एडवांस फेज में भी हो, आपने एक बार एग्ज़ाम को दिया है, इसके अलावा अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो अगर आपको मैक्सिमम जो गेन करने के लिए। इसके अलावा हम सेपरेट वीडियो और भी बनाएंगे जिनके अंदर हम कि टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से अप्रोच करना है, जो मंथली क्विज होती हैं, स्टैटिक क्विज होती हैं, उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, एनसीईआरटीज़ को किस तरीके से अप्रोच करना है, जो एवरी सब्जेक्ट के लिए भी हम बनाएंगे वीडियोस कि उनके अंदर बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे हमारे जो वीडियोज़ होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो आने वाले हमारे जो 9 मंथ बच रहे हैं, 9 मंथ के आसपास हमारे पास समय है। तो इन जो 9 मंथ एंड प्लस 10 डेज के आसपास हमारे पास समय है। तो इन समय में हम किस तरीके से एक हमारी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से ऊंचाई की तरफ लेके जा सकें, अच्छे वे में हम कर सकें, जिससे हमारा ये एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। और एग्ज़ाम ही ना क्लियर हो फ्रेंड्स, हमारा तो टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो लिस्ट है उसके अंदर नाम आए, हम मेंस भी लिखें, मेंस लिखने के बाद में हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी जाएं यूपीएससी के अंदर में, और उसके बाद में हमारा लिस्ट के अंदर नाम आए। तो उसी पे जो स्ट्रेटजी है, उसी स्ट्रेटजी को आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो अगर स्टार्ट करें डिस्कशन का, तो फ्रेंड्स हमको पता होनी चाहिए जो हमारी एग्ज़ाम की डेट है वो 28 मई है 2023। तो 2023 में हमारे पास मई है और हमारे पास 4 मंथ बच रहे हैं। अगर हम बात करें, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो 5 मंथ हैं वो मंथ हैं वहाँ पे 2023 में 4 मंथ यहाँ पे हमारे पास बचे हुए हैं। तो हमारे पास अराउंड द 9 मंथ का जो समय है। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रिपरेशन को अगर आपको करना है तो आपको अगर किसी भी जो अगर सब्जेक्ट है, प्रिपरेशन है, या कोई भी अगर हम बात करें वोर है, कोई भी टास्क है, उसको आपको अचीव करना है, तो फेज वाइज मैनर में अगर हम अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। फेज वाइज मैनर में क्यों अचीव करना चाहिए? फेज वाइज मैनर में इस तरीके से अचीव करना चाहिए फ्रेंड्स कि धीरे धीरे करोगे तो आपका जो टारगेट है उनको आप अचीव कर पाओगे। और अगर आप जल्दबाजी में लास्ट फेज में करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ आपसे छूटेगा, कुछ ना कुछ आपसे छूटेगा। तो फिर आपका जो एग्ज़ाम में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है एक मैराथन है। इसमें स्लोली आपको प्रिपरेशन करनी होती है। स्लोली आपको प्रिपरेशन करने के साथ में आपको जो टास्क है उनको रेगुलरली, कंसिस्टेंसी एक इम्पोर्टेंट है। 2 ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं,
फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आपने कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन अगर थ्रू आउट द प्रिपरेशन अगर आपने शो किया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो सिलेक्शन प्रीलिम्स की बात करें, चाहे वो सिलेक्शन हम स्टेट पीसीएस, क्योंकि जो आप नॉलेज जो गेन करोगे वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं यूज़ होगा फ्रेंड्स। अभी ना यूज़ हो सकता है कि सफलता ना मिले बहुत मेहनत करने के बाद में, हो सकता है कि आपका स्टेट पीसीएस क्लियर हो जाए, हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट ईयर है वो अच्छे से कोई दूसरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो अगर आप होलिस्टिक वे में हार्ड वर्क करोगे तो फ्रेंड्स आपके जो एग्ज़ाम हैं वो क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और इसी तरीके से हमको मेहनत करनी है फ्रेंड्स, हार्ड वर्क से ही सब कुछ अचीव होगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे बुक्स को रीड करने में, उनको रिवीजन करने में, उनका डिस्कशन करने में, तो फिर कुछ भी अचीव नहीं होगा। आपको लगता रहेगा आप प्रिपरेशन फेज में भी रहोगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर नहीं कर पाओगे ना तो आपको लगेगा कि प्रिपरेशन में भी रहे पर कुछ अचीव भी नहीं हुआ। तो अगर आपको कुछ अचीव करना है फ्रेंड्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेहनत होती है, जो हार्ड वर्क होता है वो करना ही होगा, चाहे बुक्स में हो, करंट अफेयर्स में हो, टेस्ट सीरीज में हो। स्ट्रेटजी आपकी अलग अलग हो सकती है। ये जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं वो 2023 के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका जो प्रिपरेशन का जो समय है उसको 3 फेजेज में डिवाइड कर लो। ये हमारे फेजेज हम रख रहे हैं, इसमें 7 मंथ के फेजेज हैं। जो नर्चर फेज है, जो नींव है, वो है हम यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए, सितंबर एंड अक्टूबर का जो समय है। इसमें जो बेसिक बुक्स हैं उनको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बुक्स हैं उनको रीड करना है। उसके बारे में हम एक अलग से बुक लिस्ट से रिलेटेड एक चैप्टर वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर बता देंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको रीड करना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यूपीएससी का एग्ज़ाम इस तरीके से नहीं है कि कोई कांस्टेंट एग्ज़ाम हो कि आप वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सको कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी में, जो यू है वो ऑलवेज साउंड करता है अनप्रेडिक्टेबल, तो आप उसको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमको जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको समझने की भी ज़रूरत है कि कौन सी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सोच लेते हैं कि लक्ष्मीकांत को हमने रीड कर लिया तो हमने सब कुछ रीड कर लिया, हमको पॉलिटी के हम मास्टर हो गए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अगर आप लक्ष्मीकांत रीड किए हो तो लक्ष्मीकांत रीड के अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें 6 क्वेश्चन ही कर पाओगे। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नॉलेज का एप्लीकेशन बेस होंगे, नॉलेज को आपको अप्लाई करना होगा। उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आने वाले समय में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जैसे जैसे अप्रोच करेगा, जिस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको ज़रूरत होगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को समझने चाहिए। पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट में एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है या रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन है या लेक से रिलेटेड है या रिवर के बेस जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं। बिकॉज ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत जो इंटरलिंकिंग है वो एग्ज़ाम के अंदर चलता है, आपको भी पता है फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के और इन्वायरमेंट की जो सिमिलर नॉलेज है उसको आपको यूज़ होगी क्वेश्चंस के अंदर में। तो ये हम जो नर्चर फेज़ है, नर्चर फेज़ में नींव के जो बेसिक, कोई भी मकान जो खड़ा होता है, कोई भी बिल्डिंग कितनी मजबूत है उतनी ही उसकी नींव कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो आप जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे बात करें एनसीईआरटी, ये जो स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ये जो बुक्स हैं इनको आप अच्छे से रीड करोगे ना फ्रेंड्स तो आपको इस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छे से रीड का मतलब होता है फ्रेंड्स, अच्छे से रीड का मतलब होता है कि आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करने के लिए बुक को रीड। अब वर्ड टू वर्ड का मीनिंग ये नहीं है कि उसमें कोई कहानी दी हुई है, लाइक कोई एक्टिविटी दी हुई है कि आपको बैलून उड़ाना है, कोई साइंस की बुक है उसके अंदर, तो वो सब नहीं करना है। हमको जो फैक्चुअल डाटाज हैं, फैक्चुअल जो बातें हैं बुक के अंदर में, उनको अंडरस्टैंड करना है फ्रेंड्स। एक बार आप अगर 6th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसको आप रीड करके देखिए फ्रेंड्स। उसको रीड करने के बाद में आपको पता लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, वो आपको जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से आपको होगी। और इन सभी एनसीईआरटीज़, सभी जो बुक्स हैं
जो डेली क्विज हैं, मंथली करंट अफेयर्स हैं, इसके अलावा स्टैटिक क्विज हैं, इसके अलावा हम बात करें कि इन्वायरमेंट की क्विज, ज्योग्राफी की क्विज, ये जितनी भी जो सेक्शंस हैं इन सब को हम हमारे इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं रेगुलरली बेसिस पे। लास्ट 2 मंथ से हम कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, उन चीज़ों को आप फॉलो भी कीजिए वहाँ पे, क्योंकि प्रिपरेशन में आपको एक ही चीज़ रखनी है फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी। कभी भी इसको ब्रेक मत होने देना। हमने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि जो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनते हैं कि कछुआ क्यों जीत जाता है। कछुआ जो रेस होती है उसको इसलिए जीत जाता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट था, उसने कंटिन्यू मेहनत की थी अपनी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नर्चर फेज के अंदर हम रखेंगे यहाँ पे बेसिक बुक्स को। फिर हमारा जो सेकंड फेज है वो लीडर फेज है, हमारी जो पर्सनैलिटीज़ का डेवलपमेंट वाला, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज इसमें धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और अचीवर फेज होता है फ्रेंड्स, हमारा जो अचीवमेंट है उसको नियर बाई पहुँचने के लिए हम कुछ ना कुछ अचीव करेंगे यहाँ पे इस फेज के अंदर में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम नर्चर फेज में क्या रीड करेंगे, लीडर फेज में कैसे अप्रोच करना है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नर्चर फेज की, तो नर्चर फेज जो फर्स्ट फेज है इसके अंदर में हमने रखा है सितंबर से अक्टूबर का जो समय है, इस समय को यहाँ पे हमने रखा है कि ये सितंबर से अक्टूबर के समय में हमको किस तरीके से अप्रोच करना है उसके बारे में यहाँ पे हमने रखा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एनसीईआरटीज़ को अगर आप होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करोगे तो फ्रेंड्स आपको ये एग्ज़ाम को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, इस एग्ज़ाम को किस तरीके से टैकल करना है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि यूपीएससी किस तरीके से जब कभी केव से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि अजंता एलोरा की केव कहाँ है, तो वहाँ पे जो कौन सी रिवर पास होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा आपको, वो आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो एनसीईआरटीज़ इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको पेपर को अंडरस्टैंड करना है, समझना है तो उसके लिए। तो यहाँ हम इस फर्स्ट फेज के अंदर में एनसीईआरटी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी सेक्शन के अंदर हम अगर हम बात करें वो बेसिक किताबें जो आपको आनी ही चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी, पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी, उन सब एनसीईआरटीज़ को तो हमको बाद में रीड करना है। जो पहले हमको रीड करनी है वो 6 से जो 10th क्लास की फ्रेंड्स एनसीईआरटीज़ हैं, इनको एक बार श्योरली रीड कीजिए, क्योंकि जितनी नींव आपकी मजबूत होगी उतना ही आप अच्छा इस एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे फ्रेंड्स। अगर हम बात करें 6 से 10th की कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हमको रीड करनी चाहिए, तो हमको रीड करनी चाहिए फ्रेंड्स हिस्ट्री की एनसीईआरटी हमको रीड करनी चाहिए। 6th, 7th एंड 8th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 2-3 ईयर्स हो जाते हैं उनको प्रिपेयर करते हुए, बट मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में उनको कुछ भी नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में भी नहीं आती हैं मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में। जो किंगडम एंड जो किंगडम्स हैं उनकी जो वॉर्स होती हैं, वॉर्स तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेजेंट समय में, बट किंगडम्स के जो एसोसिएटेड जो किंग्स हैं, जो राजा हैं, रूलर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले लास्ट 2-3 ईयर्स से। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का होता है उनसे, तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव नाम का जो राजा था वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से था कि चोल डायनेस्टी से था। जो राजेंद्र चोल हैं वो कौन सी डायनेस्टी से थे। धर्मपाल हैं वो पाला डायनेस्टी से थे, बट उसमें पूछ लिया कि पाला डायनेस्टी रूल इन द वेस्टर्न इंडिया, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि पाल डायनेस्टी का पता होना चाहिए कि वो हमारा ईस्टर्न इंडिया है, जो बंगाल का रीजन है वहाँ पे उन्होंने रूल किया था। तो इस तरीके की जो प्रिपरेशन है, इस तरीके की जो बुक्स हैं, उनको किस तरीके से रीड करना है, ये आपको फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंस आएगी, जो समझ में आएगा, वो आएगा आपको एनसीईआरटी से। इसलिए एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स। 6 से 10th क्लास की जो अगर हम स्टार्ट प्रिपरेशन फेज में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की, जो सिविक्स की होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं, हिस्ट्री की और जोग्राफी की जो बुक्स हैं पहले उनको रीड करो। उसके बाद में जो साइंस की बुक्स हैं, साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 7 से 8 क्वेश्चन हर साल आते हैं साइंस से, 7 से 8 क्वेश्चन हर साल आते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है कि बेसिक हो जाएं, हो सकता है कि एडवांस करंट अफेयर बेस हो। तो आपका वो लक पे भी डिपेंड करता है कि उस समय में आपने जो रीड किया वो आ गया। बट अगर बेसिक से आएगा और आ गया तो अगर बेसिक से और आपने रीड कर रखा है तो फ़ायदा तो आपको ही मिलेगा, बेनिफिट आपको ही अचीव होगा। तो सबसे पहले यहाँ एनसीईआरटी से इस पेज में आपको स्टार्ट करना है। बेसिक बुक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए बेसिक हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, उन सब बुक्स को यहाँ धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करना है। आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा और इसके अलावा जो भी बुक आपको अच्छी लगती है उस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने एनसीईआरटी के बारे में देखा कि हमको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर। तो इस जो फेज़ है, जैसे आप सितंबर कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको हायर स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटीज़ हैं 11th एंड 12th की, तो उनको भी यहाँ धीरे धीरे कवर कीजिए फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनका एक बार शुरुआत कर देनी है, हमको समझ लेना है कि स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं। मतलब हमको ये नहीं पता हो कि लक्ष्मीकांत के बारे में हमको कुछ ही ना पता है, तो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सब के बारे में एक रीडिंग है, एक बार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आप इनको देखते रहिए इसी समय में। सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के जो चिंता होती है, जो इनके कंसर्न्स होती हैं करंट अफेयर्स की, तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो न्यूज़पेपर है उसको डेली रीड कीजिए आप। जो करंट अफेयर से रिलेटेड आपका द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का जो भी न्यूज़पेपर है, जिसको भी आप फॉलो करते हो, उस न्यूज़पेपर को आप कंटिन्यू रीड कीजिए फ्रेंड्स। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ जो आपको इंस्टीट्यूशंस, कुछ टीचर्स इस तरीके से भी बताएंगे कि न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस नहीं है, बट वो अगर आपको बता रहे हैं तो वो आपके लिए, मेरे हिसाब से तो वो आपके लिए अच्छा नहीं बता रहे हैं। अगर कोई बता रहा है कि करंट अफेयर को, जो न्यूज़पेपर है उसको स्किप कीजिए, न्यूज़पेपर को आप होलिस्टिक वे में फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर से रिलेटेड ऐसा नहीं है, नोट्स आप बनाने जाओगे तो आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, तो इसलिए नोट्स मत बनाना कभी भी, ये मेरा मानना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात हो, 1 लाइन, आधा लाइन, 5 लाइन, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात हो, या जो एडिटोरियल है उसमें कोई जो ओपनिंग लाइन होती हैं वो आपको कोई आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती हैं, आप उनको लिखे तो आपको हेल्प हुई, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। उन लाइनों को कोई नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। कोई आपको इम्पोर्टेंट डाटा मिल गया या कोई ऐसी लोकेशन के बारे में पता लग गया तो उनके बारे में आप वहाँ पे मैक्सिमम लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या रीड करना है फ्रेंड्स? न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर, हमारे यहाँ जो यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर जो पढ़ाया भी जा रहा है आपको, तो आप न्यूज़पेपर को वहाँ से भी रीड कीजिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, वो इम्पोर्टेंट बात है कि करंट अफेयर की जो बुकलेट होती है, आपने जून मंथ है, जुलाई मंथ है, जून एंड जुलाई मंथ का आपने न्यूज़पेपर रीड किया। न्यूज़पेपर रीड करने से आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिली। उसके बाद में जब उस मंथ से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन की, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको अच्छा लगता हो, जिसका भी आपको अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड आपको हेल्प मिलती हो, उस इंस्टीट्यूशन की जो करंट अफेयर की बुकलेट है उसको होलिस्टिक वे में फ़ॉलो कीजिए फ्रेंड्स। उसको होलिस्टिक वे में फ़ॉलो करने के बाद में यहाँ पे एक बात आती है क्विज़ की। एक कॉन्सेप्ट है और ये अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें क्विज़ होती हैं उस समय में, उस जो मंथ के अंदर में कौन कौन से स्टैटिक के ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ के अंदर रहे हैं, तो आप उनकी जो क्विज़ हैं उनको सोल्व कीजिए। डेली क्विज़ होती हैं करंट अफेयर बेस्ड, हमारे द्वारा भी कंडक्ट कराई जा रही हैं। मैं ही डेली आपको क्विज़ की जो क्लासें लेता हूँ डिस्कशन के लिए, डेली 5 क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप डेली 5 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको 150 क्वेश्चन आप कंप्लीट जो मंथ है उसके अंदर आप डिस्कस कर लोगे। और 150, आपको पता है कि एक क्वेश्चन में कभी भी आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हो ना,
तो आपको अगर आप एक क्वेश्चन को देखते हो, एक क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे आपको एक्सट्रीम जानकारी मिलती हैं। 2-3 आपके टॉपिक्स हैं जो इंटरलिंकेज होते हैं बहुत सारी क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप ये 3 चीज़ें फॉलो कीजिए करंट अफेयर के लिए। क्या क्या फॉलो करना है आपको? सबसे पहले आप न्यूज़पेपर रीड करना है, करंट अफेयर की कोई भी बुकलेट, कोई भी कोचिंग की, और क्विज आपको डेली सोल्व करिए। 5 क्वेश्चन, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट, और आपका हैबिट भी हो जाएगा क्वेश्चंस को देखने का, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने का। हमारे द्वारा जो क्विज कंडक्ट कराई जा रही है इसमें करंट अफेयर से बेस भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टैटिक के भी क्वेश्चन होते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप यहाँ से कवर कीजिए, और इसके साथ साथ जैसे हम सितंबर मंथ में बात करें तो हमको जो जून मंथ का जो करंट अफेयर है उसको रीड करना स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब दिसंबर तक जब पहुंचेंगे तो हमारे जो सभी मंथ्स के एक मंथ्स के हम कवर करेंगे ना धीरे धीरे। जैसे हमारे मेंटरशिप इनिशिएटिव जो चल रहा है उसके अंदर हम बच्चों को डेली वीकली में 1 या 1.5 जो टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी एंड IR के क्वेश्चंस हो गए, जैसे साइंस एंड इन्वायरमेंट के वो टॉपिक्स हो गए, तो उन सबको हम वीकली बेसिस में जो हमारी मेंटरशिप इनिशिएटिव के थ्रू करवा रहे हैं, वो इसलिए करवा रहे हैं कि बच्चे उसमें कवर कर सकें। जो हम करंट अफेयर्स हैं उनको हम जब दिसंबर में जब पहुँचें तो हमारे 4 to 5 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो आप उस तरीके से करंट अफेयर्स को आपको कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, उनको यहाँ पे रीड करना स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स। जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तो ऑप्शनल काम आएगा, ऑप्शनल काम आएगा तो ही उससे आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए आप पहुंच पाओगे। इस फेज में जो फर्स्ट फेज में जो आंसर राइटिंग करनी है वो करनी है आपको मिनिमम लाइक द 30 मिनट, आधा घंटा और 45 मिनट से ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं करनी है। आंसर राइटिंग किस चीज़ के बारे में करनी है? आपने रीड किया, सपोज कीजिए आपने रीड किया मौर्य एम्पायर के बारे में, उसके अंदर पूछ लिया अशोका की क्या क्या पॉलिसीज़ थी, धम्मा पॉलिसी के बारे में पूछ लिया, कौन सा वॉर था, कलिंग वॉर के बारे में बताइए, अशोका के अंदर चेंज कैसे आया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अभी आप सीधा ऐसा मत लिखने लगा वो डाटा प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में कौन कौन से जो पॉलिसीज़ हैं उन सब के बारे में यहाँ पे अभी मत लिखना। अभी इस फेज़ में जो नेक्स्ट कमिंग 2 मंथ्स का जो फेज़ है, 2 महीनों के अंदर में आपको जो भी आंसर लिखने हैं, बेसिक आंसर्स आपको लिखने हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर हैं, हमारे इंडिया एंड इट्स यूनियन का जो अनरिस्ट्रिक्टेबल यूनियन है उसके बारे में क्या बातें हैं, अगर हम बात करें सेलिएंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं। तो ये कुछ जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में ही आंसर लिखना, और 30 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा आंसर मत लिखना फ्रेंड्स। क्यों मत लिखना, इसके बारे में क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इस फेज में अगर आप बेस मजबूत नहीं करोगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। बेस मजबूत कैसे होगा? बुक्स को रीड करने से, बुक्स को बार बार रीड करने से। इस समय में हमने बोला कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी नहीं लगाना है। अगर आप कंप्लीटली इनिशियल फेज में हो फ्रेंड्स तो 10 दिन में, 15 दिन में कोई छोटा टेस्ट, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, या आप डेली जो हम क्विज का आपको बताए हैं कि 5 क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप 5 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका पूरा कंप्लीट मंथ में आप 1.5 पेपर कर पाते हो। 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, डेली 5 क्वेश्चन है हमारे क्विज के अंदर में, तो 150 क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। तो 150 से आपका देखो टेस्ट सीरीज भी आपकी चल रही है कंटिन्यू, आपको पता लग रहा है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पेज में टेस्ट सीरीज़ को अप्रोच नहीं करना है, ज़्यादा अप्रोच नहीं करना है। अगर आप थोड़े बहुत आपने रीड कर रखा है, 1 अटैम्प्ट दे रखा है, 2 अटैम्प्ट दे रखे हैं, तो आप इस फेज़ में धीरे धीरे टेस्ट सीरीज़ कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस फेज़ में NCERT जो बेसिक बुक्स की रीडिंग है उसको आपको स्टार्ट कर देना है। अब हमारा जो अक्टूबर का जो फेज़ है वो हो चुका है कंप्लीट फ्रेंड्स। उसके बाद में आता है एक फेस्टिवल का सीज़न, हमारे पास दीपावली आती है, बट हम तो प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, हमारे लिए क्या दिवाली, क्या दशहरा और क्या होली,
हमको दिवाली की जो छुट्टियां आती हैं उन समय से, और उस समय ही हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर शादियों का भी एक दौर चलता है। तो उस समय में आपको बचना होगा। जो हमारा जो सेकंड फेज़ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ है, नवंबर से जनवरी का फेज़ है, ये हमारा नवंबर से जनवरी का फेज़ है। इस फेज़ के अंदर आपको बचना होगा। आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, पॉलिटी को किस तरह, उनके बारे में वहाँ पे आपको बताएंगे। तो जो जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ रहे हो, एडवांस बुक पढ़ रहे हो, और इसके अलावा आपने अगर वो बात करें कि एनसीईआरटीज हैं, तो उनकी एक रीडिंग यहाँ पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फ्रेंड्स। आंसर राइटिंग आप 1 घंटा कीजिए, जिसमें आप, अगर हम बात करें कि आप 30 से 40 मिनट अपना जीएस की आंसर राइटिंग कीजिए, और 20 से 30 मिनट आप 20 मिनट या 25 मिनट आपका जो ऑप्शनल है उसकी आंसर राइटिंग कीजिए। यहाँ भी आपको आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं करनी है। आंसर राइटिंग क्यों करते हैं? आंसर राइटिंग का क्या फ़ायदा है? आंसर राइटिंग का एक ही फ़ायदा है फ्रेंड्स। आपने कोई बेसिक क्वेश्चन आपने रीड किया, बेसिक क्वेश्चन आपने रीड किया, तो आपको वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। सपोज करते हैं बेसिक क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। या इसमें पूछ लिया जाए कि इंडिया एंड इट्स यूनियन, उसका जो प्रेजेंट जो स्टेट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेजेंट टाइम, वो किस तरीके से हुआ है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसके थ्रू आपका जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी रिवीजन हो रही है। आप ऐसे मत कोई भी रैंडम इस तरीके से ना करना कि गूगल कर लिया, कोई भी आंसर आपने कहीं भी इंटरनेट से उठा लिया या कहीं से भी उठा के आप उसको लिखने लग गए, तो ये तो आपका एक गलत स्ट्रेटजी होगी। बेसिक बुक्स को आप कवर करते हुए चलिए, बेसिक बुक्स से आप आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें कि करंट अफेयर्स, जो हम यहाँ पे हम जनवरी में पहुँच चुके हैं, तो जनवरी के समय तक हमारे जो दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। हमने अभी बात की थी कि हम मेंटरशिप बैच के अंदर में डेली जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करवा रहे हैं। उनको कवर करवाने के पीछे जो रीज़न है वो यही रीज़न है फ्रेंड्स, कि मेंटरशिप बैच में सिर्फ टारगेट दिया जाता है, पढ़ना सिर्फ बच्चे को है, तो टारगेट भी इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चा वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से एक जो वेल मैनेज वे में अपनी प्रिपरेशन को चला सके। तो यहाँ आप अगर दिसंबर तक अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लोगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको एनफ नॉलेज हो जाएगी। आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स भी एक बार कंप्लीट कर ली हैं, करंट अफेयर्स भी एक बार कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ को स्लोली स्टार्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ तक अगर आपने 10 टेस्ट भी आपने लगा लिए, डेली क्विज आपकी चली रही है, डेली क्विज के थ्रू आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। आपका डेली क्विज आप देखिए, हमारे चैनल पे हम डेली अपलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उनमें आपको जानकारी मिलेगी। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो कवर होंगी, तो डेली क्विज आप यहाँ से सोल्व कीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब आता है हमारा थर्ड फेज़ फ्रेंड्स, आपको पता है फरवरी के अंदर में इकोनॉमी से रिलेटेड 2 बुकलेट्स आ जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड जो 2 बुकलेट्स जो रिलीज होती हैं, एक होता है हमारा इकोनॉमी सर्वे और सेकंड होता है हमारा इंडियन बजट। तो ये 2 इकोनॉमिक फेज आते हैं, और फरवरी देखो स्मॉल होती है, अगर लीप ईयर है या नहीं है, 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको 2 दिन यहाँ कम होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। 1 दिन हो सकता है कि 2 दिन हो सकते हैं। तो फरवरी मार्च का जो समय है, इस टाइम भी होली ऐसे कुछ फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं। इस फेज़ में आपको अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से रखना है। अपने ऑप्शनल को 15 फरवरी तक कंप्लीट कीजिए। जो रीडिंग आपने फर्स्ट फेज़ से आपने स्टार्ट की, सेकंड फेज़ में आपने उसको स्पीड दिया, थर्ड फेज़ में इसको एक रीडिंग भी कंप्लीट कर लिए ना फ्रेंड्स आप, तो इसको यहाँ पे स्टॉपेज लगा दीजिए। एनसीईआरटी जो आपने कंप्लीट किया उनका सेकंड रिवीजन यहाँ स्टार्ट कीजिए, कि सेकंड रिवीजन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो शाश्वत है इस कंप्लीट प्रिपरेशन में, वो है रिवीजन। जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे बुक्स का, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, उतना अच्छा आपका फैक्चुअल जो डाटा है, फैक्चुअल नॉलेज है जो वो होगी। फैक्चुअल नॉलेज जितना अच्छा होगी उतना अच्छा आपका आंसर निकल के आएगा। किसी भी आप आंसर के अंदर भी देख सकते हो। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे होलिस्टिक वे में स्टार्ट कर देनी है
फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज़ हमारे ही द्वारा भी स्टार्ट करी जाएगी। हम लोग दिसंबर के अंदर में टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी दिसंबर के अंदर में। तो दिसंबर से हम एनसीईआरटी बेसिस टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक से पहले कुछ टेस्ट एनसीईआरटी बेस के होंगे, फिर स्टैंडर्ड बुक्स के टेस्ट होंगे और उसके बाद में एडवांस लेवल के फुल लाइन टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपको स्टार्ट कर देनी है। फर्स्ट 2 फेज हैं उनके अंदर आपको टेस्ट स्लोली लगाने हैं। स्लोली किस तरीके से? आपको डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वो तो आप क्विज के थ्रू कर रहे हो, हम जो क्विज आपको अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको किस तरीके से क्वेश्चंस लगाने, जैसे आपने अगर ज्योग्राफी रीड की तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपने लगा लिए, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो हो पाए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर देना है। आंसर राइटिंग को मैक्सिममली जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको लिखिए। अगर आपको लिखने का मूड है, नहीं यहाँ पे आप स्टॉपेज भी कर सकते हो आंसर राइटिंग को, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीलिम्स क्लियर होगा तो ही हम मेंस लिख पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स क्लियर होगा तो ही हम मेंस लिख पाएंगे और मेंस लिखेंगे तो ही इंटरव्यू जाएगा। तो इसलिए प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड रखे हैं 2 फेज़ों में। 3rd फेज के अंदर हम कंप्लीटली प्रीलिम्स फोकस अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इसके आता है लास्ट फेज। लास्ट फेज में बात करें अप्रैल और मई का, ये 2 महीनों में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है फ्रेंड्स मेरे पास, रिवीजन एंड रिवीजन। लास्ट 60 डेज़ के लिए रिवीजन क्लासेज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप रिवीजन क्लासेज आपकी कंडक्ट कराएंगे। लास्ट 60 डेज़ में आपको जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सबको रिवीजन करवाएंगे फ्रेंड्स। पर याद रखना, रिवीजन जब ही हेल्प करता है जब आपने स्टैंडर्ड बुक्स को, एनसीईआरटीज़ को, बेसिक बुक्स को होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन की है। अगर आप यहाँ से नई बुक उठाओगे, नई बुक से रीडिंग करोगे, तो यहाँ आपको हेल्प नहीं होगी। रिवीजन हमको टेस्टों का भी करना है, बुकलेट्स का भी करना है, हमको रिवीजन ही रिवीजन करना है और एनसीईआरटीज़ का भी रिवीजन करना है। यहाँ पे टेस्ट लगाने हैं, उनका रिवीजन करना है, बुक लगानी है, बुक का रिवीजन करना है। और फ्रेंड्स ये फेज़ के अंदर आपको हम टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, बुक्स भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में जो अभी जो इम्पोर्टेंट बातें जो रखनी हैं, न्यूज़पेपर को आप डेली देखिए, न्यूज़पेपर को खुद से रीड कीजिए, अपनी ऑप्शनल को स्टार्ट कर दीजिए। ऑप्शनल को स्टार्ट करने के साथ ही फ्रेंड्स, ऑप्शनल को जब आप स्टार्ट कर दोगे, उसके साथ आप बेसिक जो आंसर्स हैं, जो हम हमारी मेंटरशिप में भी लगा रहे हैं, कुछ बच्चों के जो खूब मैसेज आ रहे हैं, हमारा एक बैच कम्प्लीटली बच्चों का चल रहा है, जो 20 के आसपास बच्चे हैं, जिनको मैं ही देख रहा हूँ मेंटरशिप के लिए। तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। हम और बैचेज भी स्टार्ट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और मेंटरशिप के अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आप अपना भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कीजिए। आप अगर आप खुद से कर पा रहे हो, अपने वे में अगर अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो आप अपने हिसाब से कीजिए प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन को फ्रेंड्स कंटिन्यूटी कभी भी ब्रेक मत होने देना। नहीं, कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होगी तो आपकी प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम इतना सिंपल नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और सीट्स इतनी कहाँ हैं। आप देखिए कि हर साल जो सीट्स हैं वो इंक्रीज होती हैं, कुछ साल डिक्रीज भी हो रही हैं। इंक्रीज हो रही हैं तो मामूली इंक्रीज हो रही हैं, जिस हिसाब से जो कंपटीशन है उस हिसाब से। तो हमको प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने डिस्कस की। अभी जो फर्स्ट पेज में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि बुक्स की रीडिंग है वो स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको टारगेट बेस स्टडी आपको करनी है तो आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव ज्वाइन कीजिए। अगर आपको करनी है, वो आपको कोई फोर्स एंड प्रेशर वाली बात नहीं है, ना करो तो भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कोई क्वेश्चंस पूछना है, कोई डाउट पूछना है, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें, इस तरीके से आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटीज़ के साथ स्टार्ट कीजिए, बेसिक आंसर्स लिखिए, आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम। उसके अलावा यहाँ पे न्यूज़पेपर्स को बैक वे में करना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर्स को किस टाइप से अप्रोच करना है, हम अगर बात करें कि जो करंट अफेयर्स हैं उनको किस टाइप से, सॉरी न्यूज़पेपर्स मैंने गलत बोल दिया, जो करंट अफेयर बुकलेट्स हैं उनको अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। 2023 हमारे लिए ज़्यादा हार्ड और हर्डल भरा नहीं होगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
इसके अलावा हम और फेजेज भी लेके आएंगे, किस टाइप से इन फेजेज में हम अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इन वीडियोज़ को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी रखिए फ्रेंड्स, डिसिप्लिन रहिए। स्टैंडर्ड मतलब आपको अचीव करना है ना, कि वो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है वो बहुत टफ है फ्रेंड्स। तो अगर आपको अचीव करनी है तो बहुत मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ देना होगा अपना, क्योंकि एक्स्ट्रा एज जब तक नहीं दोगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स। तो हार्ड वर्क कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।